नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग एक नया सीरीज जो स्टार्ट किए थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो लोग भी मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो उनके लिए ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का और यूपी पीसीएस का, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो मेंस में पूछे गए हैं ना, उसमें ये वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि मौर्य काल को लेकर पूछ रहा है बार बार, अगर आप देखोगे ना, तो एक के बाद पूछ ले रहा है। ठीक है, शॉर्ट में पूछ रहा है या लॉन्ग में पूछ रहा है। तो जीएस का आपका वन का ये पार्ट है। ठीक है, जीएस वन में आपसे पूछ लेगा। और इससे पहले हम लोग दो वीडियो वीडियो डाल चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना होगा हमारे चैनल पे, आई थिंक बीपीएससी मेंस करके बना होगा ना, तो वहाँ पे दो वीडियो जो है आपका ऐसे वाला अपलोड कर दिया गया था। तो हमने सोचा कि आज जीएस का भी ले लेते हैं, दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए तो कुछ भी लिख के वहाँ पे आ जाना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखेंगे मौर्य काल में कला देखेंगे, वस्तु कला देखेंगे और व्यापार देखेंगे। ज्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे इसको, शॉर्ट में देखना है एकदम, क्योंकि लिखना तो आप ही को है यहाँ पे, जो लोग भी दे रहे होंगे यहाँ पे। देखिए, मौर्य काल जो है ना, अगर इसका पीरियड की बात की जाए कितने समय तक रहा था, तो 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 321 बीसी से लेकर 185 बीसी। ठीक है, अगर मान लीजिए आप पूरा आप स्टेटमेंट याद नहीं कर पा रहे, तो आप डेट याद रखिए ना, इसको अपना अपने भाषा में लिख लीजिएगा, इसको अपने ही लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। तो हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मौर्य काल जो है इस पीरियड में था, और वस्तुकला व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। ठीक है, तो इस काल में जो है ना, वस्तुकला हो गया, व्यापार हो गया, इन तमाम चीजों का बहुत डेवलपमेंट हुआ था। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि जो लोग फोन से देखते होंगे उनको स्पष्ट दिखाई दे, है ना। चलिए, तो इस समय की जो कला में मुख्य रूप से पत्थर था। आप याद रखिए, देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता था ना, तो उसमें मिट्टी का यूज होता था, लकड़ी का यूज होता था, लेकिन पत्थर का यूज जो है आपका मौर्य काल से देखने को मिला। और हमारा जो कला है ना, पत्थर के कारण ही लंबे टाइम तक क्या क्या रहा, प्रिजर्व रहा, अस्थायी हुआ। फिर हम लोग बात करें, इस समय की जो मूर्तियां थी ना, स्तंभ, गुफा का निर्माण हुआ। आपने देखा होगा जहानाबाद में ब्रावर का गुफा हो गया, फिर यहाँ पे एक और है गया में, नागार्जुन पहाड़ी, है ना। ये वाला भी क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में पूछ लिया था कि पूर्वी गुफा के बारे में चर्चा कीजिए। तो यही सब चीज तो था जो मौर्य काल में बना था, जो कि अशोक और उसके जो पोता था दशरथ, दोनों ने मिलकर बनाया था। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए, है ना। तो ऐसे ही चीजों को लिंक करना है। और देखिए, पूरा चीज आप याद करके नहीं बैठ सकते हैं, आपको बस की पॉइंट को याद रखना है और उसको आप इलेबोरेट करना है। तो अशोक के द्वारा बनाए गए जो अशोक स्तंभ था, जैसे कि सारनाथ का और वैशाली स्तंभ मौर्यकालीन। ये सारनाथ का स्तंभ वही वाला है जो हमारा इंडियन का लोगो है ना, भारत सरकार का। ये आपने देखा ही होगा। चलिए, थोड़ा सा हम बनाने का कोशिश करते हैं, ऐसे करके शेयर करके ना, यहाँ पे चारों तरफ से अशोक स्तंभ याद रखिएगा। फिर वास्तुकला की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें ना, तो मौर्य काल में गुफा का निर्माण हुआ था। किसका गुफा का निर्माण? जो ब्रावर गुफा हो गया, नागार्जुन गुफा हो गया, और ब्रावर पहाड़ में जो ब्रावर जो गुफा था ना, उसमें चार गुफा था। कौन कौन सा था? एक आपने विष्णु झोपड़ी का नाम सुना है, सुदामा सुना है, लोमस सुना है, अकर्ण। ये चारों गुफा का नाम याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे ब्रावर और नागार्जुन गुफा इसी काल में बना था, है ना। और महल और किले जो है ना, महल और किले किले जो है ना, लकड़ी से बनाए जाते थे, जिसका वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में किया। आप देखोगे पाटलिपुत्र में, वहां पे महल जो किला था वो लकड़ी का बना हुआ था, है ना। ये भी याद रखेंगे आप। फिर बात करें व्यापार की, बात करें तो मौर्य साम्राज्य में आंतरिक और बाहरी व्यापार फला फूला। और हमारा उस समय 321 बीसी से लेकर 185 बीसी तक हमारा जो ट्रेड था ना, वो बाहर के देशों से था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोम के साथ था, ग्रीस के साथ था, चाइना के साथ था। और हम लोग क्या किस प्रोडक्ट का व्यापार करते थे? सोना को लेकर, चांदी को लेकर, मसाले को लेकर। अगर आप सोच रहे होंगे कि हमने इस टॉपिक को क्यों लिया, क्योंकि अभी पता है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है कि 5,000 जो है ना बिलियन अमेरिकी डॉलर का हम लोग को अर्थव्यवस्था बनाना है। तो उसके लिए जो है ना, इस टॉपिक से आप रिलेट करके देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड था प्राचीन समय में कैसा था। वस्त्रों का निर्यात को लेकर करते थे हम लोग, सोना, चांदी, मसाले, हाथी का दांत, ये तमाम चीज का क्या होता था? व्यापार होता था।
अब आते हैं यहाँ पे, देखिए एक तो आपसे विकसित भारत 2047 तक हमको बनना है, तो आपसे जीएस के फॉर्म में पूछ लेगा या ऐसे के फॉर्म में पूछ लेगा, ठीक है। तो अगर जीएस का फॉर्म में पूछेगा तो पॉइंट वाइज आप यहाँ पे एलोबरेट कर देना है, ऐसे पूछेगा तो प्रोफेसर के फॉर्म में वहाँ पर लिख देना। तो देखिए विकसित भारत के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्या क्या फैक्ट है। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, ठीक है, और अपनी संस्कृति, अपनी वैज्ञानिक और आर्थिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। भारत का अपना संस्कृति है, अपना वैज्ञानिक है, अपना आर्थिक है। और स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर अर्थात 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य हर क्षेत्र में प्रगति और नवाचार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। और हम लोग का लक्ष्य क्या है, 2047 तक हमको एक विकसित राष्ट्र बनना है। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, हर क्षेत्र में प्रगति करना होगा, चाहे यहाँ पे एजुकेशन हो, चाहे यहाँ पे सोशल जो है सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर हो, तमाम सेक्टर में हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। इनोवेशन के माध्यम से हम लोग प्राप्त करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। आर्थिक विकास का क्षेत्र में, ठीक है, मान लीजिए ऐसे पेपर आएगा तो आपको तो हम ऐसे लिखना है, और ऐसे लिखना है, पैराग्राफ में लिखना होता है। तो भारत 2047 तक एक आत्मनिर्भर और समृद्ध अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। इसके लिए आवश्यक है, हमको क्या करना होगा, उद्योग और विनिर्माण को मजबूत करना होगा, ठीक है, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, जैसे योजनाओं को हमको क्या करना होगा, सशक्त करना होगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था पे हमको काम करना होगा, डिजिटली लेन देन को बढ़ावा देना होगा। आप यूपीआई देख रहे हैं ना, डीबीटी का देख रहे हैं ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब क्या है, डिजिटल इंडिया ही तो है। ई कॉमर्स को बढ़ाना होगा। आप देख रहे हो ट्रेड वगैरह सारा जो है ना ई कॉमर्स से हो रहा है हमारा। नवाचार और इनोवेशन, आप देख रहे हो एआई का सेक्टर में जो है भारत आगे बढ़ रहा है, तो नवाचार को हमको बूस्ट करना होगा और अनुसंधान को भी बूस्ट करना होगा, ठीक है। नई तकनीकों में हमको निवेश करना होगा और अनुसंधान करना होगा। अगर इन तमाम सेक्टर पर अगर हम काम करेंगे तो हम लोग जो है ना 2047 तक जो हमारा लक्ष्य है डेवलप बनने का, बन सकते हैं। क्लियर है। तो इसके लिए कुछ चैलेंजेस होगा ना, ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य हम लोग डिसाइड किए और उस पर काम कर लिए हो गया, कुछ चैलेंजेस भी होगा। तो देखिए यहाँ पर विदेशी निवेश में अस्थिरता है, वैश्विक मंदी का प्रभाव, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उसका हमारे इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ रहा है ना, वैश्विक मंदी का इफेक्ट हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है ना, तो ये सब चैलेंजेस है। कौशल विकास का, हमारे देश में जो है 144 करोड़ का आबादी है, लेकिन लेकिन क्या, जो स्किल वाला लेबर होना चाहिए हमारे पास, पोटेंशियल होना चाहिए, हमारे लोगों के पास स्किल नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता नहीं है, रोजगार विहीन शिक्षा है हमारा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग लॉन्च किए हैं ताकि हम अपने शिक्षा के क्वालिटी को सुधार सके। फिर बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई, ये भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे जो है इकोनॉमी में रोजगार जनरेट हो ही नहीं रहा है। तो ये सब चुनौती है, इसको ध्यान रखेंगे। संभावना देखते हैं हम लोग, तो संभावना और लाभ क्या होगा। देखिए अगर 2047 तक हमको बनना है, क्या डेवलप बनना है, तो हमारे पास क्या पोटेंशियल है। तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे लाभ क्या होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनेगा। कहने का मतलब है कि जब 2047 में हमारा देश डेवलप बन गया ना, तो हमारा देश कैसा कहलाएगा, तो हमारे देश में रोजगार होगा, वैश्विक आर्थिक शक्ति बन जाएगा भारत, नवाचार और तकनीक में हम लोग उन्नति कर पाएंगे। तो ये सब चीज देखने को मिलेगा। जोखिम और नुकसान क्या है, देखिए इससे क्या होगा, जब हम लोग 247 में अगर डेवलप बनेंगे ना, तो उसका खतरा उस समय क्या होगा कि असमानता, असमान विकास के कारण, मतलब जो अमीर है वो अमीर होते चले गए, जो गरीब है वो गरीब होते हुए चले गए। तो इससे क्या होगा, असंतोष बढ़ेगा, ठीक है, असमानता बढ़ेगा, आय का असंतुलन देखने को मिलेगा, धन जो है ना कुछ लोगों तक सीमित हो जाएंगे। तो हम लोग इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टिव से देखें इसको। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा और कौशल को लेकर। देखिए हमको बनना है डेवलप कंट्री 2047 तक, तो हमको एजुकेशन और स्किल पे भी काम करना होगा। शिक्षा के बिना कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। 2047 तक भारत को एक सशक्त शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, इसकी प्रभावी क्रियान्वयन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है ना, उस अगर वो लागू हो जाता है, सभी राज्य उसको लागू करते हैं अच्छे से, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देखने को मिलेगा। तकनीकी शिक्षा की अगर बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, इन तमाम चीजों पे हमको क्या करना होगा, काम करना होगा, इसको मजबूत करना होगा, ताकि आने वाले समय में हम चीजों को डील कर सकें। व्यवसायिक शिक्षा की अगर बात करें, तो युवाओं को उद्योग की आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित करें, ठीक है, युवाओं को।
क्योंकि हमारा देश में 144 करोड़ का आबादी हो गया है वर्तमान में, सबसे ज्यादा आबादी भारत के पास है। चैलेंजेस क्या है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा है ना, उसका गुणवत्ता और पहुंच थोड़ा निम्न स्तर का है, तो ये सही नहीं है। महंगी उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का सीमित उपलब्धता। एक तो महंगी है एजुकेशन, आप देख रहे हो ना, गवर्नमेंट स्कूल का आप वहाँ पे फैसिलिटी देखिए, और जो सीबीएसई बोर्ड होता है, जो प्राइवेट स्कूल के होते हैं, उसकी फैसिलिटी देखिए, कितना का गैप होता है। तो और प्राइवेट स्कूल में फी देख लीजिए आप, और गवर्नमेंट स्कूल का फी देख लीजिए, तो काफी वहाँ पे गैप देखने को मिलता है। तो इस पे भी हमको जो है ना काम करना होगा। शिक्षा और संसाधन की कमी। टीचर, जिस रेशियो में टीचर का होना चाहिए था, उस रेशियो में टीचर ही नहीं है। ठीक है, संसाधन की कमी नहीं है। अब देखो, सरकारी स्कूल में बैठने के लिए बेंच वगैरह भी नहीं रहता है, ब्लैक बोर्ड भी नहीं रहता है डिजिटल वगैरह, जो ट्रेडिशनल चल रहा है, चलते आ रहा है। तो ये भी चैलेंजेस है। लाभ क्या होगा इसका? युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अगर हम लोग इस तरह के जो है यहाँ पे नीतियों को लागू करेंगे, तो रोजगार के अवसर मिलेंगे। भारत वैश्विक प्रतिभा केंद्र बन सकता है। ठीक है। अ, और डिजिटल शिक्षा से दूरस्थ शिक्षा तक पहुंची जा सकती है। क्लियर है? तो ये सब चीज को अगर हम लोग लागू करेंगे ऊपर वाला को, तो हमको ये सब लाभ देखने को मिलेगा। जोखिम और नुकसान क्या हो सकता है? उच्च शिक्षित युवाओं को विदेशी में प्लान करना होगा, ब्रेन ड्रेन का यहाँ पर मामला देखने को मिलेगा। जो लोग अच्छे अच्छे एजुकेशन ले लिए, हायर एजुकेशन ले लिया, तो वो लोग चाहेंगे कि मेरा जीवन स्तर जो सुधार हो, और वो लोग बाहर चले जाएंगे काम करने। ठीक है, तो ब्रेन ड्रेन यहाँ पर देखने को मिलेगा। निजीकरण से गरीब वर्ग के लिए शिक्षा महंगा हो सकता है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो के नेतृत्व में अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना होगा। सही बात है, हमको विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत अहम रोल निभाएगा। जैसे भी आपने देखा होगा एग्जाम्पल, चंद्रयान 3 देखा आपने, आदित्य L1 देखा, किस तरह चंद्रयान 3 को हम लोग जो है चांद के दक्षिणी पोल पे उतारे हैं, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी पहली बार में। तो ये अपने आप में अद्भुत है। भारत को टेक्नोलॉजी पे संप्रभुता हासिल करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें, तो जैव प्रौद्योगिकी को यहाँ पे लागू करना होगा, नवाचार को बढ़ाना होगा। यहाँ पे स्वदेशी जो रक्षा तकनीक है, उस पे आत्मनिर्भर होना होगा हमें रक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग रक्षा के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी है ना, वो हम लोग आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। चैलेंजेस क्या यहाँ पे? अनुसंधान और विकास में निवेश बहुत कम देखने को मिलता है। साइबर सुरक्षा और डेटा का गोपनीयता बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और पेटेंट संबंधी बाधाएं। ठीक है, तो ये सब हम लोग को चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। लाभ क्या होगा? 2047 में अगर हम लोग बन गए डेवलप कंट्री, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या लाभ मिलेगा हमको? तो भारत तकनीकी रूप से क्या बनेगा? आत्मनिर्भर बन जाएगा। नवाचार से उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। हम लोग नवाचार में भी अगर आगे बढ़ेंगे, तो उससे प्रतिस्पर्धा में क्या होगा? बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार होगा, ये प्रॉफिट है। फिर इससे जोखिम क्या होगा, नुकसान क्या होगा इसका? तो तकनीकी असमानता देखने को मिल सकता है। डिजिटल डिवाइड, आप देखोगे ना, महिलाओं में जो इंटरनेट यूज करती है 50, ठीक है, तो उसमें से 1/3 महिला लोग ही इंटरनेट यूज करती है। पुरुष की अगर बात करें, तो 50% से अधिक जो पुरुष जो यहाँ पे क्या करता है, इंटरनेट यूज करता है। तो ये डिजिटल डिवाइड इसी को बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप देख लीजिए, वहां पर बहुत लोगों के पास ना तो इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं है वहां पे, तो ऐसे में डिजिटल डिवाइड बढ़ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पारंपरिक नौकरियों को खतरा हो सकता है। जाहिर सी बात है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि जो तकनीक है ना, इतिहास गवाह है कि तकनीक से जो है ना, काम की प्रकृति जो है ना, उसको चेंज करता है, ना कि काम को। मानते हैं कि पारंपरिक जो है जॉब खत्म हो जाएगा, लेकिन नया जॉब तो जनरेट होगा ना। तो ये चीज होता है, क्योंकि जब कंप्यूटर शुरू शुरू जब आया था ना, तो बहुत लोगों ने यही आरोप लगाया था कि कंप्यूटर के आ जाने से जो है बहुत दिक्कत होगा, ये वो। लेकिन आज देखिए, सारा काम जो है ना, कंप्यूटर से हो रहा है। आप पढ़ भी रहे हैं तो लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो लैपटॉप से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हर जगह जो है कंप्यूटर छाया हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं, बुनियादी ढांचा और शहरीकरण। अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है, तो हमको बुनियादी ढांचा पे काम करना होगा, शहरीकरण पे काम करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, स्मार्ट सिटी तकनीकी रूप से उन्नत होगा, और पर्यावरण अनुकूल शहरों का निर्माण होगा। सड़क और परिवहन क्षेत्र में भी हमको काम करना होगा। हाई स्पीड ट्रेन और एक्सप्रेस वे नेटवर्क का विस्तार करना होगा। स्वच्छ ऊर्जा पे हमको काम करना होगा, सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। चैलेंजेस क्या है इसके लिए? बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ा चैलेंजेस है, संसाधनों की कमी है। शहरी क्षेत्र में भीड़ भाड़ बढ़ जाएगा, अव्यवस्था होगा, मलिन बस्तियों का यहाँ पे इजाफा हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। पर्यावरण प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अगर आप
रोड वगैरह बना रहे हो, घर वगैरह बना रहे हो, तो पेड़ पौधा तो काटबे करोगे एकदम। भूमि अधिग्रहण एक समस्या बन जाएगा, क्योंकि बहुत जगह तो यहाँ पे आदिवासी लोग भी निवास करते हैं, तो क्या उनको हम विस्थापित कर दें? क्या उनको पलायन कर दें? तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। संभावना और लाभ, जब 2047 में भारत डेवलप बन जाएगा तो क्या लाभ होगा, देख लीजिए यहाँ पे। तो बेहतर बुनियादी ढांचा देखने को मिलेगा, जिससे जीवन स्तर में सुधार होगा। व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल जाएगा। परिवहन सुविधा में आर्थिक विकास में तेजी आएगी। जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बूस्ट रहेगा, तो हमारा जो गतिविधियां है वो काफी तेजी से हो पाएगा, और आर्थिक विकास के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। ऐसे चीजों को रिलेट करना है। जोखिम और नुकसान क्या होगा, 2047 की बात करते हैं, जब हमारा देश डेवलप हो जाएगा तो कुछ नुकसान भी होगा, जैसे कि अत्यधिक शहरीकरण से पर्यावरण क्षति होगा। होगा ना? जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका डेवलप कंट्री तो हो गया, लेकिन देखिए वहां पे लॉस एंजेला में जो जंगलों में आग लग गया है, पूरा कैलिफोर्निया में आग लगा हुआ है, 20-30 हजार जो स्ट्रक्चर को उड़ा दिया, खत्म कर दिया है, 27 लोगों का जान चला गया है। तो ये सब क्या होगा, पर्यावरण को क्षति हुआ ना, शहरीकरण के कारण। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कमी हो जाएगा। फिर अब आते हैं पर्यावरण के कॉन्टेक्स्ट में। 2047 तक अगर डेवलप बनना है तो हमको पर्यावरण संरक्षण पे काम करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करना होगा। कार्बन न्यूट्रलिटी, पर्यावरण क्षति को रोकना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। कार्बन न्यूट्रलिटी मतलब क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान होने से बचाना है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, वृक्षारोपण पे और जल संरक्षण पे काम करना होगा। तभी तो हम लोग जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए अधिक वृक्षारोपण और जल संरक्षण की तकनीक को अपनाना होगा, ताकि जल संकट का समस्या ना आ जाए। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ और अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता देना है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा, जो यमुना नदी है हमारा कितना जो है वहां पे दूषित हो गया। फिर हमारी सरकार जो वहां पे आई है, उसको जो है पुनर्निर्माण की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है? अगर आज ही का न्यूज़पेपर देखिएगा तो यमुना में जो अमोनिया का जो मात्रा है, ठीक है, उसमें कमी आया है। तो सरकार अगर बेहतर काम करेगी, जो नागरिक होंगे वो जागरूक होंगे, तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। चैलेंजेस क्या है? देखिए, औद्योगिकरण और शहरीकरण को से प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है? जल संसाधनों की कमी और जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेगा यहाँ पे। और संभावना या लाभ क्या होगा, जब 2047 में लाभ क्या होगा, तो हरित ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा वातावरण मिलेगा हमें। टिकाऊ विकास से भविष्य की पीढ़ियों को क्या मिलेगा यहाँ पे, लाभ होगा, है ना? ये सब चीज फायदा है। जोखिम और नुकसान क्या देखने को मिलेगा, बड़े उद्योगों को नई पर्यावरण नीतियों के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है? जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है, उनको फिर पर्यावरण नीति के कारण जो है बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, ये मत करो, वो मत करो। ठीक है? चलिए, सामाजिक समरसता देखते हैं और महिला सशक्तिकरण देखते हैं। जब हमारा देश 2047 में डेवलप बनना है, तो क्या करना होगा, समानता और समावेशन पे काम करना होगा। समाज में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करना होगा, है ना? महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को भागीदारी में प्रयास देना होगा, जैसे कि 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो है यहाँ पे राजनीति में भागीदारी को बढ़ाया है, महिला को निर्णय लेने के लिए यहाँ पे सक्षम बनाया है। फिर 106 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो लोकसभा और विधानसभा में 1/3 रिजर्वेशन है, तो महिला यहाँ से क्या होगी, एम्पावर होगी। बिहार में आप देख लो, जो सरकारी नौकरी है उसमें 50% का रिजर्वेशन है, माफ कीजिएगा 35% का रिजर्वेशन है। ये है ना? पंचायत में 50% का रिजर्वेशन है। तो महिलाओं के लिए जो है ना, बिहार एक मॉडल के रूप में काम कर रहा है। तो ये सब अच्छी अच्छी चीजों को लिखना होगा आपको। सुरक्षा और न्याय की बात करें, तो महिलाओं को और कमजोर वर्गों को सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। ठीक है? महिलाओं को अवसर देना होगा, क्योंकि आज सभी फील्ड में महिलाएं जो है ना, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है। चैलेंजेस की बात करें, तो रूढ़िवाद सोच और सामाजिक बाधाएं जो है ना, जैसे कि आप एक महिला हैं तो आपको घर में घरेलू काम ही करना चाहिए, आपको जो है तकनीक की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, तो इस सब जो है ना सामाजिक बाधाएं हैं, इसको खत्म करना होगा। माइंडसेट को चेंज करना होगा यहाँ पे। कार्यस्थल पर लैंगिक जो असमानता होता है, आप देखोगे कि अगर ये काम पुरुष कर रहा है और इसी काम को महिला कर रहा है, तो महिलाओं को वेतन कम मिलता है, पुरुषों को ज्यादा मिलता है। ये सब भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे जो, जैसे कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को लेकर भी आपने विशाखा गाइडलाइन देखा है ना, विशाखा गाइडलाइन हो गया, जो महिलाओं को सुरक्षा के लिए काफी है ये। फिर आते हैं यहाँ पे संभावना और लाभ। जब 2047 में अपना भारत जब डेवलप हो जाएगा, तो उस समय का स्थिति क्या होगा, महिलाओं की भागीदारी आर्थिक विकास में तेज होगा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगा आर्थिक विकास में, राजनीति में, तो हमारा अर्थव्यवस्था भी तेज होगा। सामाजिक न्याय और शांति स्थापित होगा। हमारे जो B.R. अम्बेडकर जी है ना, उन्होंने कहा था कि हम उसी समाज को प्रगति मानेंगे जिस समाज में महिला प्रगति कर रही है। अगर महिला प्रगति कर रही है तो वो समाज प्रगति कर रहा है, वो देश प्रगति कर रहा है। ठीक है? आप इसको, B.R. अम्बेडकर जी का ये जो है कोटेशन है। फिर मलाला यूसुफजई का भी आपने देखा होगा कि एक किताब, एक कलम, ठीक है,
एक शिक्षक पूरी जो है ना दुनिया को बदल सकती है, ये क्षमता होता है। तो ये सब कोटेशन भी याद रखिएगा ताकि हम लोग इसको यूज कर सके। नुकसान क्या होगा 2047 अगर जब भारत अपना डेवलप हो जाएगा ना, तो कुछ नुकसान भी होने को देखने को मिलेगा। लैंगिक जो समानता है ना, वो की नीतियों को गलत उपयोग हो सकता है। हो सके तो महिलाएं जो है ना मिसयूज करने लगे, जैसे भी आपने देखा होगा मिसयूज। जैसे जो है अभी 2-3 केस भी आपने देखा है कि महिलाओं को जो पावर मिला हुआ है, जो संरक्षण मिला हुआ है ना, उसका मिसयूज करती है लोग। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे हम लोग? 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना होगा। ये जिम्मेवारी सिर्फ सरकार का नहीं है, हमारा हम नागरिक के नाते हमारा भी कर्तव्य है। सारे स्टेक होल्डर को मिलकर काम करना होगा। यह लक्ष्य तभी पूरा हो पाएगा जब नागरिक शिक्षा, नवाचार, स्वच्छता, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता में योगदान देंगे। अकेले सरकार नहीं करेगी, ना तो अकेले नागरिक कर पाएगा। दोनों को मिलकर काम करना होगा यहाँ पे। आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध भारत का सपना तभी साकार हो पाएगा जब हम मिलकर इस दिशा में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ठीक है? तो विकसित भारत को लेकर अगर आपका ऐसे पेपर में आ जाए या आपका जीएस पेपर में आ जाए, तो आप अपने तरीके से लिखिएगा। ट्रेड वार के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत न्यूज में चल रहा है अमेरिका चाइना के बीच में ट्रेड वार, और इसको हम अपने न्यूज़पेपर में भी कवर किए थे। तो जो लोग अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ आपको मिले, तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसा नहीं देना है आप लोगों को, बस चैनल से जुड़ना है और एंजॉय करना है। ट्रेड वॉर क्या होता है? ट्रेड वॉर तब होता है जब दो या दो से अधिक देश एक दूसरे के व्यापार पर टैरिफ लगाते हैं या प्रतिबंध लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति को ट्रेड वॉर कहते हैं। इससे क्या होता है? आयात और निर्यात महंगा हो जाता है। तो भारत पे इसका प्रभाव देखेंगे, क्योंकि चाइना जो अमेरिका है ना, चाइना के प्रोडक्ट पे क्या लगा रहा है? टैरिफ लगा रहा है। और अमेरिका बोला है कि भारत के प्रोडक्ट पे भी हम टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि भारत जो है ना हमारे प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। तो इस तरह का ट्रेड वॉर की स्थिति बना हुआ है। ओके, तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसको हम लोग देखते हैं एक-एक करके। जिस निर्यात को प्रभावित करेगा, कैसे करेगा? भारत निर्यात पे इसका असर पड़ सकता है, खासकर अमेरिका और चीन का जो यहाँ पे जो विवाद है उसके कारण। महंगे आयात हो जाएंगे, कच्चे माल और तकनीक के आयात पर असर पड़ सकता है, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है, रोजगार पर असर देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री में नौकरियां जो है असर पड़ सकता है, निवेश में गिरावट होगा, क्योंकि विदेशी निवेश घट सकता है, और जो स्वदेशी उद्योग है ना, उसको बढ़ावा मिल सकता है मेक इन इंडिया के तहत। क्योंकि जो प्रोडक्ट चाइना में बिक रहा था, चाइना का माल, अब वो चाइना का माल वहां पर नहीं बिक रहा है, तो भारत अपना प्रोडक्ट वहां बेचने की कोशिश करेगा। तो जब भारत बनाएगा तब ना बेचेगा। तो बनाएगा कैसे? मेक इन इंडिया के तहत बनाएगा। तो भारत का उद्योग को क्या होगा? प्रमोट मिल सकता है। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे फंडामेंटल राइट हमको मिला हुआ है हमारे संविधान में, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। तो उसी को लेकर अगर आपसे मेंस में अगर क्वेश्चन पूछता है निबंध पेपर में, तो आपको लिखना है पैसेज के फॉर्म में। अगर जीएस के फॉर्म में पूछ लिया, तो बुलेट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आते हैं, देखते हैं अब इसको, कि हमको जो अधिकार मिला है, वो कर्तव्य मिला है, वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो किसी भी लोकतांत्रिक समाज में अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के क्या है? दो पहलू होते हैं। अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता, सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि कर्तव्य क्या होता है? समाज में संतुलन और नैतिक बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है? भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनके साथ कुछ मूलभूत कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, आपको इंट्रोडक्शन भूमिका में ऐसे लिखना है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में अधिकार और कर्तव्य के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि कर्तव्य समाज में संतुलन और नैतिक बनाए रखने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनके साथ कुछ मूलभूत कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अधिकार और जो कर्तव्य है ना, उसकी परिभाषा पहले लिखेंगे हम लोग। अधिकार की अगर बात करें, तो अधिकार वे स्वतंत्रता है या सुविधाएं हैं जो व्यक्ति को समाज में गरिमामय जीवन जीने के लिए प्रदान किया जाता है। अधिकार हमको क्या देता है? गरिमामय जीवन जीने के लिए हमको अधिकार देता है। कर्तव्य की अगर बात करें, तो कर्तव्य वो नैतिक और कानूनी दायित्व है जो समाज और राष्ट्र के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारियां को दर्शाता है। तो कर्तव्य मतलब हमको जिम्मेवारी दिया गया है। अधिकार मतलब हमको वो अधिकार दिया गया है जिससे हम गरिमापूर्ण जीवन जी सके। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में अधिकार और कर्तव्य को डिफाइन किया गया। जैसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट बोलते हैं इसको। तो भारतीय संविधान का भाग 3 में 6 फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। पहले 7 हुआ करता था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या कर दिया गया? जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के
300 ए में शामिल कर दिया गया, उसको लीगल राइट बना दिया गया। तो लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में फर्क क्या होता है? फंडामेंटल फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? जब भी मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा ना, उल्लंघन, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जब लीगल मैटर आएगा, तो लीगल वाले केस में क्या करेंगे? पहले हमको लोअर कोर्ट जाना होगा, फिर हाई कोर्ट, फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये प्रोसेस होता जाता है। ठीक है। समता का अधिकार, ठीक है, 14 से 18 को सभी नागरिकों को जो है ना कानून के समक्ष क्या होता है? समानता मिला हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, विचार, अभिव्यक्ति, आंदोलन, जीवन का अधिकार मिला हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, जैसे बाल श्रम नहीं करवा सकते, मानव तस्करी नहीं करवा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ 25 से 28 में, धार्मिक आस्था, किसी भी धर्म को मानना, प्रचार करना, ये अधिकार मिला हुआ है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आप देखोगे अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षा संस्थानों, अपनी भाषा शैली के लिए यहाँ पे जो है ना प्रयास कर सकते हैं। संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32, बी आर अम्बेडकर जो है ना, इनको जो है संविधान का आत्मा कहा है। क्यों कहा है? कि ये जो 5 को जो राइट है, अधिकार है, वो तभी कारगर होंगे जब छठा वाला रहेगा तब। क्योंकि इसमें उपचार के अधिकार का बात किया गया है। किसी का भी उल्लंघन होता है तो न्याय यहाँ पे ना रिट जारी करती है। चलिए, जब फंडामेंटल राइट था, अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमारे भाग 4 ए में, अनुच्छेद 151 ए में जुड़ा गया है। ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य, पहले 10 हुआ करता था मूल में, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक और बढ़ा दिया गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, संविधान का पालन करना, ठीक है, ये कर्तव्य है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान करना, राष्ट्रीय एकता और समरसता को बढ़ाना, पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टि को और मानवता को प्रोत्साहित करना, ये सब क्या है? ड्यूटीज है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं ताकि आप लोग को याद हो सके। तो समय कितना हो गया? 26 मिनट हो गया, कोई बात नहीं। ये सब जीएस वाला टॉपिक है ना, तो इसमें लगभग चल ही आता है, आधा घंटा से अधिक टाइम होगा। और जितना आप लोग के लिए ना हम इजी करके प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, संविधान का पालन करना ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान करना, ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय एकता और समरसता को बढ़ावा देना, ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज आता है। पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना, ये भी हमारे लिए जो है ना फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अधिकार और कर्तव्य के बीच में संबंध क्या है। एक अपील रहेगा, आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो ये सही नहीं ना है, ये बैलेंस अप्रोच अप्रोच तो नहीं है। आप लोग भी तो कीजिए, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। नहीं तो ऐसा लगता है कि क्या ही कर रहे हैं हम। अधिकार और कर्तव्य के बीच संबंध की अगर हम लोग बात करें, तो अधिकार और कर्तव्य परस्पर क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के बिना। जैसे चाय और चीनी, क्या एग्जाम्पल? ये कॉम्प्लीमेंट्री का होता है ना। और सप्लीमेंट्री क्या होता है? चाय और कॉफी। मान लीजिए अगर किसी होटल में गए, आप रेस्टोरेंट में गए, चाय नहीं है, तो वहां पर कॉफी पी के आप काम चला सकते हैं। लेकिन चाय और चीनी, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है। बिना चीनी का चाय अच्छा नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो ये फर्क होता है। तो अधिकार और कर्तव्य क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। एक दूसरे के बिना मजा ही नहीं आएगा, दोनों साथ में रहेंगे तो मजा आएगा। जैसे कि यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तो अधिकार का सही उपयोग संभव हो पाएगा। जो अपने कर्तव्यों को निभाएगा, तभी वो अधिकार का एंजॉय कर पाएगा। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों का निर्वहन आवश्यक है। एग्जाम्पल देखिए, यदि नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार चाहते हैं, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता चाहते हैं, बोलने का स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने विचारों को प्रकट करने का स्वतंत्रता चाहते हैं, तो उन्हें दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा ना। यही तो है फंडामेंटल ड्यूटीज। यदि हम स्वच्छता का अधिकार चाहते हैं, तो हमको पर्यावरण को तो हमें सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना होगा, हमारा कर्तव्य होगा। तभी तो हमको स्वच्छता मिलेगा। तो एक दूसरे का पूरक है, यही एग्जाम्पल डालना है आपको। ठीक है, उदाहरण के तौर पे फिर से मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि मुझे ये ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है। यदि नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं, तो आपको दूसरे की भावनाओं को भी सम्मान करना होगा। यदि आप चाहते हैं स्वच्छता का अधिकार, तो आपको सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखना होगा। ऐसे नहीं लोग देखते हैं ना, पान गुटखा खा रहे हैं तो पूरा गंदा कर दे रहे, जहां भी मौका मिले वहां थूक दे रहे हैं। ये सब नहीं करना है। ठीक है, आप कुछ भी खा रहे हैं, आप डस्टबिन में न डाल के, जबकि डस्टबिन बगल में रखा हुआ है, और आप इधर उधर गिरा दे रहे हैं, तो ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए ये सब। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय अगर देखते हैं, केशवानंद भारती केस 1973 का बहुत फेमस है। आप लोग तो लक्ष्मीकांत में पढ़ भी किए होंगे, या टेक्स्ट बुक में पढ़ भी किए होंगे आप लोग, गाइडेंस जो भी फॉलो करते हैं। और कई दफा तो हम अपने न्यूज़पेपर में डिस्कस किए हैं
केशवानंद भारती केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है। मूल ढांचे कहने का मतलब, अब संसद जो है ना, इसमें चेंजेस नहीं कर सकती है। सब कुछ चेंज कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा जिसको बोलते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकती है। और ये केशवानंद भारती में डिसाइड किया गया था। मिनर्वा मिल्स 1980 में न्यायालय ने कहा कि अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मिनर्वा मिल्स, ये भी याद रखिएगा। सरला मुद्दल बनाम भारत संघ 1995 का केस है। धर्म परिवर्तन से संबंधित अधिकार पर निर्णय लिया गया था। ठीक है। फिर AIIMS छात्र संघ बनाम भारत संघ, तो मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए आवश्यकता को रेखांकित किया गया था। ठीक। अब आते हैं चैलेंजेस। देखिए, अधिकारों का दुरुपयोग, कई बार मौलिक अधिकार का दुरुपयोग समाज में अशांति फैलाने के लिए किया जाता है। तो ये सब चैलेंजेस है। ठीक है। लोग अधिकारों का मिसयूज करते हैं, समाज में अशांति फैला रहे हैं। कर्तव्यों की अनदेखी, अगर आप देखोगे ना, तो नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता ना देने से सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है। कानूनी अमल, मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कोई ठोस कानूनी प्रावधान नहीं है। यही तो फर्क है फंडामेंटल राइट में और फंडामेंटल ड्यूटीज में। फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिबल है, मतलब अगर आपका वायलेशन होता है तो कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर करेगी। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है कि अगर आप नहीं मान रहे हो तो कोर्ट आपको यहाँ पे जबरदस्ती नहीं करवा सकती है। शिक्षा और जागरूकता की कमी, अधिकांश नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्य से अनभिज्ञ हैं। उनको पता ही नहीं है, लोग पढ़े लिखे ही नहीं, तो उनको कर्तव्य और अपने अधिकार कैसे पता चलेगा? आप देखोगे 2011 का सेंसस में, तो भारत कितना है, 73% जो लिटरेसी रेट है। और लिटरेसी का मापदंड क्या है कि जो भी व्यक्ति 7 साल से ऊपर है, 7 वर्ष का हो, अपना नाम लिखना और पढ़ना जानता हो, तो लिटरेसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसे में आप फिर कैसे कहोगे कि वो एक सच्चा नागरिक है, एक समझदार नागरिक है? ये भी अपने आप में बहुत प्रश्न उठता है। ठीक है। तो हमें जो है ना पॉजिटिव रखना है, हम लोग को नेगेटिव बहुत कम से कम करना है, वो भी सकारात्मक तरीके से। चैलेंजेस की अगर बात करें यहाँ पे, ये तो रिपीट हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, फिर से पढ़ देते हैं। अधिकार का दुरुपयोग, कई बार मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग देखने को मिलता है। कर्तव्य की अगर बात करें तो कई बार नागरिकों द्वारा प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। कानूनी अमल, जो है यहाँ पे अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य अगर लागू नहीं होता तो कोई ठोस कानून भी नहीं है इसके लिए। शिक्षा और जागरूकता की कमी से लोग अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को नहीं जान पाते हैं। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, आइए पढ़ लेते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सामाजिक व्यवस्था के क्या है, दो अभिन्न अंग हैं। यदि नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करे ना, तो समाज में क्या होगा, संतुलन आएगा, समृद्धि बनी रहेगी। केवल अधिकारों की मांग करना और कर्तव्यों की अवहेलना करना सामाजिक असंतुलन को जन्म देता देता है। अतः एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें न केवल अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का भी प्राथमिकता देना चाहिए। कितना अच्छा निष्कर्ष है। ठीक है। आप इसको जहां मन वहां यूज कीजिए। अधिकार और कर्तव्य एक ही सामाजिक व्यवस्था के दो अभिन्न अंग हैं। यदि नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करे, तो समाज में संतुलन और समृद्धि बनी रहेगी। एक और, अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी प्रश्न का हम आपको जवाब दें, ठीक है, जैसे जीएस पेपर 1 का हो, जीएस पेपर 2 का है, आप किसी टॉपिक पे हमसे प्रश्न चाहते हैं, उसका आंसर भी चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है। हमको मौका मिलेगा तो उसका जो है प्रश्न टाइप करवा के, फ्रेमिंग करवा के आपको हम दे सके। तो आप लोग के लिए खुला है। ठीक है। कुछ भी प्रश्न में अगर आप चाहते हैं कि उस पे यहाँ पे कमेंट करें या आंसर चाहिए होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, या मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी 115-17 लोग हो चुके हैं हमारे चैनल पे। लीजिए अभी चेक करके बता देते हैं। समय कितना हो रहा है, 12 बज रहा है। और ये कोई जो जीएस का जो मेंस वाला टॉपिक है, जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, आज मेरा 3rd क्लास है इसका। तो हाँ, 113 मेंबर लोग हैं अभी, है ना। तो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी जुड़िए यहाँ पे, कोई पेमेंट नहीं करना होता, कोई फी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ फ्री है। बस एक आपसे अपील रहता है कि अपना फीडबैक दीजिए, अच्छा लगे खराब लगे जो भी लगे। बहुत लोग तो हैं जो एक्टिव रहते हैं। और सारा पीडीएफ आपको, न्यूज़पेपर वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। चलिए, अब एक और टॉपिक है यहाँ पे, एआई को लेकर। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूज़ में बहुत चल रहा है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आप निश्चिंत रहें। तो उसका उपयोग देख लीजिए और चैलेंजेस को देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, भारत में एआई के उपयोग और इसकी चुनौती पर चर्चा करें। एआई का उपयोग क्या हो सकता है? अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो, तो बीमारियों की पहचान करने में, दवा अनुसंधान करने में, रोबोटिक सर्जरी करने में एआई का उपयोग है यहाँ पे। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे करेंगे? आप देख लो कोविड 19 के समय में
सारे स्कूल कॉलेज बंद। तो क्या पढ़ाई सबका बंद हो गया था? नहीं। स्मार्ट क्लास, व्यक्तिगत लर्निंग और स्मार्ट क्लास चल रहा था, और ऑनलाइन क्लास चल रहा था हम लोग का शिक्षा में, एआई के माध्यम से कंटेंट क्रिएट कर रहे थे हम लोग। कृषि की अगर बात करें तो कैसे यूज करेंगे हम लोग एआई को? फसल निगरानी में, मौसम पूर्वानुमान में, स्मार्ट खेती में। शासन में कैसे यूज करेंगे एआई का? तो डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, साइबर सुरक्षा, है ना। फिर वाणिज्य और उद्योग में कैसे यूज करेंगे? ऑटोमेशन, ग्राहक सेवा, डेटा विश्लेषण से। चैलेंज क्या है, क्या चिंता है यहाँ पे? रोजगार संकट, ऑटोमेशन से क्या होगा? जो पारंपरिक नौकरियां हैं वो खत्म हो जाएगा। नैतिकता और गोपनीयता की अगर बात करें यहाँ पे, तो डेटा सुरक्षा की समस्या यहाँ पे हो सकता है। तकनीकी और संरचना का और कौशल का कमी, मतलब तकनीकी और संरचना में अगर बात करें तो उच्च स्तरीय तकनीक नहीं है हमारे पास, कौशल नहीं है। 140 करोड़ का तो आबादी है, लेकिन वो आबादी में स्किल नहीं है, बहुत कम स्किल है। न्यायिक और कानूनी पहल, एआई को लेकर जो है ना स्पष्ट कानून अभी है ही नहीं। लागत की अगर बात करें तो एआई विकास करने में जो हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो बहुत बड़ा चैलेंजेस है। अब देखते हैं हम लोग भारत के निर्यात क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और इसमें प्रमुख चुनौतियां क्या है। हम लोग निर्यात की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल ही बोला है कि 5,000 बिलियन डॉलर का हमारा अर्थव्यवस्था होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको निर्यात पे भी काम करना होगा। जैसे कि अगर बात करें तो प्रमुख निर्यात वस्तु में कृषि उत्पाद के बारे में लिखेंगे आप, पेट्रोलियम के बारे में लिखेंगे, मशीनरी लिखेंगे, फार्मा एंड ड्रग्स लिखेंगे, रत्न एंड आभूषण लिखेंगे। इन तमाम प्रोडक्ट को जो है ना हम अमेरिका, चाइना, तमाम देशों में भेजते हैं। सेवा का निर्यात करते हैं हम लोग, हम लोग जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत लोगों को भेजते हैं, बहुत देशों में भेजते हैं हम लोग। अमेरिका, यूरोप, यूएई, चीन भारत के साथ जो है ना व्यापारिक साझेदार हैं। चैलेंज की अगर बात करें यहाँ पे तो वैश्विक मंदी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। अभी आप देखोगे ना, रशिया यूक्रेन वार हो रहा है, इसराइल हमास वार हो रहा है, चाइना अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वार हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? वैश्विक मंदी देखने को मिल रहा है। ट्रेड वॉर, संरक्षणवाद। अमेरिका क्या बोल रहा है कि फर्स्ट अमेरिका, पहले हम अमेरिका का अपने नागरिकों को हम देखेंगे, उसके बाद ही बाकी देश को देखेंगे। तो ये सब क्या है? संरक्षणवाद का तो एग्जाम्पल है। ट्रेड वॉर क्या है? बाहर चाइना और अमेरिका का एग्जाम्पल देख लीजिए। फिर आप कनाडा और अमेरिका का देख लीजिए, कनाडा मैक्सिको का देख लीजिए। ये सब क्या है? ट्रेड वार का ही तो एग्जांपल है। हम तुम्हारे प्रोडक्ट पे टैरिफ बढ़ा देंगे, तुम मेरे प्रोडक्ट पे बढ़ा दो। तो यही इसी को बोलते हैं ट्रेड वार। लॉजिस्टिक लागत अधिक है भारत का। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारा काफी जो है विश्व स्तरीय नहीं है, तो उस पर काम करने की जरूरत है। रुपये में अस्थिरता, अनसर्टेनिटी। आप देखो डॉलर के मुकाबले हमारा पैसा कमजोर हो रहा है। 87 पैसा जो है 87 रुपया पहुंच गया है $1 के मुकाबले। अगर पैसा हमारा कमजोर होगा ना तो हम लोग इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे चीजों को। और तकनीकी और नवाचार में कमी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो एआई को अडॉप्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए भारत में, वो चीज कमी देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे ट्रेड वार का जो है ना एफडीआई और एफपीआई पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होगा मेरे हिसाब से। और समय कितना हो गया? 37 मिनट। दो टॉपिक और है ना। हाँ, चलिए दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेड वार का हमारे एफडीआई पे और हमारे एफपीआई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एफडीआई की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नया अवसर, कंपनियां चीन के बजाय भारत में निवेश करेगी। उद्योग को यहाँ पे लाभ मिलेगा, विनिर्माण, टेक्नोलॉजी, फार्मा क्षेत्र में एफडीआई क्या होगा? बढ़ सकता है। अनिश्चितता की बात करें यहाँ पे, तो वैश्विक आर्थिक मंदी से निवेश क्या होगा? धीमा हो सकता है। एफपीआई की बात करें यहाँ पे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे, तो स्टॉक मार्केट पे असर पड़ सकता है। निवेशक जो है ना अस्थिर बाजार से पैसा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं यहाँ पे। रुपये की अस्थिरता, ट्रेड वार के कारण जो है ना मुद्रा मूल्य में क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है। कमजोर वैश्विक मांग के कारण क्या होता है? अ, निवेशकों में विश्वास घट जाता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज देखने को मिलता है। सब चीज को हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में ला के दे दिए हैं, और ये सब जो है यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब, और अभी करंट में भी चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपसे क्या अपील है कि जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम डिजिटल बोर्ड पे लाइव पढ़ाएंगे सारे न्यूज़पेपर, सारे कंटेंट, जितने भी मेंस के टॉपिक हैं। ठीक है, बिहार का हो, यूपीपीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, सबका डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे एक एक करके। हम चाहते हैं कि कुछ बड़ा करें, लेकिन हमें जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा वो चीज़। संयुक्त राष्ट्र और यहाँ पे G20, ब्रिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सॉफ्ट पावर के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि भारत खेल के माध्यम से, फिर यहाँ पे जो योगा के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, अपनी संस्कृति कल्चर के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, भारत का जो सॉफ्ट पावर है, जो सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, ये सब क्या है? सॉफ्ट पावर ही तो है। स्पेस पावर आप देख रहे हो ना, हम लोग जो है बहुत कम लागत में लोग जो अन्य देशों के सैटेलाइट को हम लोग भेज दे रहे हैं, ये सब क्या है? हमारा
सॉफ्ट पावर की ही तहत तो आता है। तो इसको हम लोग यूएन में कैसे यूज करेंगे? तो शांति और कूटनीति के लिहाज से हम लोग यूज करेंगे, शांति मिशन में यूज करेंगे, वैश्विक सहमति बनाने में यूज करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि पेरिस क्लाइमेट से अमेरिका बाहर हो गया, तो अब अमेरिका को लाने का प्रयास करेंगे कूटनीति के माध्यम से कि आप अपनी जिम्मेदारी से ना भागें, क्योंकि आप एक डेवलप कंट्री हैं। अगर आप इस तरह से जो है अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझेंगे तो बाकी देश से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो इस तरह जो है ना बात आप सहमति बनाने के लिए ही कूटनीति का उपयोग कर सकते हैं। फिर बात करेंगे योग और संस्कृति को लेकर। भारत के जो है अपील पे ही जो है यूएन ने जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है, विकास और मानवाधिकार को लेकर। जिस तरह आपने देखा कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ, जो आम नागरिक, जो जनता, जो महिलाएं, जो बच्चे, जो मृत्यु हुए, वो मानवाधिकार का ही तो उल्लंघन है। भारत क्या करता है? ऐसे युद्ध के समय में भारत हथियार का सप्लाई नहीं करता, बल्कि गेहूं चावल का सप्लाई करता है, ताकि वहाँ पे लोग जो मर रहे हैं, गरीब में जूझ रहे हैं, उनको जो है कम से कम खाना पीना तो मिले। भारत वो सब चीज जो यहाँ सप्लाई करता है। ये सब क्या है? भारत का सॉफ्ट पावर ही तो है। G20 में कैसे यूज करेगा? तो वैश्विक नेतृत्व के रूप में अभी आप देखोगे ग्लोबल जो साउथ का जो टर्म चल रहा है, भारत उसका आवाज बन के उतर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम पे जोर दिया जा रहा है। G20 का जो सम्मेलन हुआ था भारत में 2023 में, भारत ने जो G20 मेंबर को, जो माफ कीजिएगा, अफ्रीकन यूनियन को जो है G20 का मेंबर बना दिया। ये भारत की ही तो पावर है। फिर डिजिटल डिप्लोमेसी, यूपीआई को जो है अन्य देशों के साथ समझौता करके वहां पे ट्रांजेक्शन करवा रहा है। ब्रिक्स की बात करें यहाँ पे, तो दक्षिण सहयोग के रूप में इसको देखा जा रहा है, विकासशील देशों की आवाज के रूप में यहाँ पे जो है सॉफ्ट पावर का एग्जांपल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो व्यापार का प्रचार, आयुर्वेद, शिक्षा, ये सब क्या है? हमारा सॉफ्ट पावर ही है। बहुत लोग जो है ना अन्य देशों के, जैसे अफ्रीका से लोग पढ़ने के लिए भारत में आते हैं, एजुकेशन लेते हैं, ये सब क्या है? सॉफ्ट पावर है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जो जो अपील किया आपसे, अपना फीडबैक दीजिएगा। 1 लाख सब्सक्राइबर का जो लक्ष्य है हमारा, ठीक है, देखते कब तक अचीव होता है। तब हम जो है डिजिटल जो है बोर्ड पे आएंगे लाइव पढ़ाने के लिए। तो ये सब जो है आप पे ही निर्भर करेगा, क्योंकि हमारा अकेले का प्रयास नहीं है ये। ठीक है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम जो है ज्वाइन करना होगा, और वो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत लोग धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। आई थिंक 100+ मेंबर तो हो चुके हैं अब तक। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि 10 लोग से ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग का जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स के कारण 112-15 लोग अभी तक जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।